बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है प्रीलिमिनरी रिसर्च। प्रीलिमिनरी रिसर्च ये क्वालिटेटिव रिसर्च में फॉल करती है और ये बिगिनिंग लेवल पे होती है, मतलब इससे पहले उस टॉपिक पे इस तरह से रिसर्च नहीं होती। तो और ये बहुत टाइम टेकिंग है और थोड़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपने न्यू थ्योरी डेवलप करनी है, न्यू थ्योरी इंट्रोड्यूस करवानी है। उससे पहले इस पर, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई थ्योरी नहीं होती, तो आप एक नई थ्योरी वहाँ पे डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए लोग ज़रा इसको बहुत कम करते हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, ये कई कई सालों पे मुश्तमिल होती है और इसके लिए डाटा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ये नहीं है कि आपने चंद सौ लोगों के ऊपर रिसर्च की और उसकी बेस पर आपने पूरी दुनिया को बता दिया जी ये बात ऐसे है, जनरलाइज कर दिया। तो ये हज़ारों की तादाद में डाटा इकट्ठा किया जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादातर लॉन्गिट्यूडनल भी होती है, टाइम टेकिंग होती है। तो जिनका काम सिर्फ यही है लाइफ में, वो ज़्यादा इसको फोकस करते हैं। तो प्रीलिमिनरी रिसर्च इज़ टू अर्ली इन्वेंशन, अर्ली स्टेज पर होती है, इन्वेंशन के लिए होती है। अर्ली इन्वेंशन एफर्ट पीपल इंगेज इन टू आइडेंटिफाई टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। Writers engage in preliminary research during the early stage of composing in order to identify the scope of their investigation। वही जो आम बातें मैंने आपको बता दी हैं कि आपने थियोरी डेवलप करनी है, इवॉल्व करनी है, और इसके लिए आपने इनको लेना है। तो आपके पास पीछे कोई सपोर्ट नहीं होती जिसकी बेस पे आप कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने बिगिनिंग लेवल पे काम किया, स्टार्ट ही आपने लिया है इसका। So preliminary study is an initial exploration of issues related to a proposed quality review of evaluation. Preliminary studies do not happen in all systems, but they may be used to identify key features to be addressed in a quality process. तो हर जगह पे, हर सिस्टम में ये होती भी नहीं है। तो या तो बेसिक या कोई फीचर ऐसे आइडेंटिफाई करने हो तो हम तब भी इसका यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जनरली हम तभी करते हैं जब आप कोई नई थ्योरी डेवलप करते हैं, नई थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो आगे इसकी ये स्टेजेज है, प्रोसेस है प्रीलिमिनरी का। सबसे पहले तो आप स्टेप नंबर 1, जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, वो टॉपिक डिसाइड करें, उसको डिफाइन करें। तो उसके बाद आप स्टेप 2 पे आए। टॉपिक आपने डिसाइड कर लिया है। अब आपको ये मैं बातें पहले बता चुका हूँ कि एक टॉपिक बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे आप कहते हैं जी मैनेजमेंट एक टॉपिक, एक वेरिएबल है। अब उसको आपने, मैनेजमेंट तो पता नहीं कितने अदारों में होती है। मैनेजमेंट फैक्ट्री में होती है, मैनेजमेंट स्कूल में होती है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो मैनेजमेंट स्पोर्ट्स में होती है। यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं मैनेजमेंट के। तो आपने फिर उसको दूसरे स्टेप पे क्या करना है, नैरो डाउन करना है अपने टॉपिक को। आप वहाँ पे बता दे कि जो मैनेजमेंट है मैं स्कूल लेवल पे करूँगी। अब स्कूल में आ गए तो स्कूल के अंदर भी बहुत से अभी ब्रॉड टॉपिक है। स्कूल के लेवल बताएं कि प्राइमरी लेवल पे मैनेजमेंट, सेकेंडरी लेवल पे है, एलिमेंट्री लेवल पे है, किस लेवल पे है, तो मज़ीद नैरो डाउन हो गया। तो ये दूसरे स्टेप पे आ जाता है। जब आप ये करते हैं तो स्टेप 3 फिर क्या है, गैदर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। आप अपने टॉपिक के बैकग्राउंड को चेक करें, बैकग्राउंड स्टडी लाएं, कौन कौन सी चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं, उससे पहले इस टॉपिक पर लोगों ने कैसे रिसर्च की, किस तरह से उसको डिफाइन किया, इस पे आ जाए। उसके बाद स्टेप 4 है क्रिएट अ रिसर्च क्वेश्चन। फिर आप रिसर्च क्वेश्चन निकालें, जनरेट करें, आप क्रिएट करें आप। तो ये जो प्रीलिमिनरी रिसर्च है, ये दरअसल क्रिएटिविटी टाइप की होती है, जनरेट की जाती है चीज़ें, तो ये भी याद रखें आप। तो जो रिसर्च क्वेश्चन है वो आप बनाएं
जो बता रहा हो कि आपकी स्टडी असल में किस चीज़ को फोकस कर रही है, चेक क्या करना चाहती है, फाइंड आउट क्या करना चाहती है। स्टेप 5, फाइंड एंड एवेल्युएट सोर्सेज। जो भी सोर्सेज हैं ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड आउट करने की कोशिश करें और फिर उनको वैल्यूएट भी करें। तो स्टेप 6 है साइट सोर्सेज। जहाँ से आपने सोर्सेज लिए हैं उनका रेफरेंस भी आप बताएं, उनकी साइटेशन दें आप, ये लाजमी करें। ये ना हो कि अपने पास से नाम लिख लिख के लिखते जाएं कि फला बंदा था, मिस्टर मेंटी ये कहता है, मिस्टर चौंकी ये कहता है, अपने पास से नाम लिख लिख के लिखते रहे, ऐसा नहीं। बल्कि उसकी साइटेशन दें, उसका रेफरेंस भी दें कि उस बंदे ने ये बात कब की थी और किस बुक में या किस आर्टिकल में की थी और ये पब्लिश किसने की, ये सारी बातें बीच में आ जाती हैं। स्टेप 7 है फिर आपने राइट द पेपर। इन चीज़ों को माइंड में रख के फिर आपने पेपर राइट करना है। तो आगे इन्हीं को मैंने यहाँ पे बताया है कि डिस्क्राइब ऑन द टॉपिक, फिर इसको नैरो करें, फिर ये सारी बातें मैं आपको अभी बता चुका हूँ डायग्राम में। उसके बाद है प्रिलिमिनरी रिसर्च स्टेप। इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ले आप। रिसोर्सेज तो आपको बहुत से मिलेंगे, लेकिन आपकी रिसर्च से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट रेलिवेंट है, वो वाले आप लें। उसके बाद है चूजिंग अ टॉपिक। आप ऐसा टॉपिक चूज करें जिससे आपको बाकी लोगों की, बाकी रिसर्चेज की हेल्प मिल जाए। ये ना हो कि टॉपिक लेके और बाद में बैठे हों कि इसको करना क्या है। तो ये ज़रा याद रखें, टॉपिक ऐसा लें जिसमें आपको आइडियाज़ दूसरों की तरफ से भी मिल जाएं। तो वो आइडियाज़ डिफरेंट जगह पे हो सकते हैं, वो डायलॉग हो सकते हैं, टॉकिंग विद प्रोफेसर, फेलो, स्टूडेंट्स, फैमिलीज, यानी कहीं कहीं से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों ने पास्ट रिसर्चेज जो है उसको चेक करना होता है, उनकी फाइंडिंग्स क्या कहती है, उन्होंने कैसे डिफाइन किया है। बहुत से स्टेप्स वो हैं जो आपके ऑलरेडी आपको बताए जा चुके हैं प्रपोजल में। तो स्टेप वही है इसके। लिटरेचर रिव्यू है, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू में वो चीज़ें ले जो आप मोस्ट रेलिवेंट रिसर्चेज आपके वेरिएबल से, आपके टॉपिक से रिलेटेड होती है। उसके बाद है व्हाट मेक्स अ गुड रिसर्च क्वेश्चन। गुड रिसर्च क्वेश्चन जो है, रिसर्च क्वेश्चन बनाना ये बहुत अहम है, और ये आपको तब पता चलता है जब आप पास्ट रिसर्चेज, लिटरेचर रिव्यू को आप माइंड में रखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो नॉट ऑल रिसर्च क्वेश्चन आर गुड वन। In other words, not all question can be answered through qualitative and quantitative research methodology. A good research question needs to be specific. Good question क्या होगा? रिसर्च क्वेश्चन स्पेसिफाई करेंगे आप उसको, क्लियर बताएंगे आप कि दरअसल मैं करना क्या चाहती हूँ, क्लियर कट बताएं आप। अब जैसे ये है, हाउ डू यू पीपल्स लाइफ इम्प्रूव आफ्टर सर्जरी। Not only does this research question fail to specify the study population, it contains the vague term improve. The researcher must specify what he or she means by this term. Does it involve a physical improvement or an improvement in mental state? आ गई समझ के क्वेश्चन तो है ये, हाउ डू पीपल्स लाइफ इम्प्रूव आफ्टर सर्जरी, लेकिन इसमें अभी एम्बिगुइटी है, अभी ये क्लियर नहीं है। अब इम्प्रूवमेंट वो कह रहा है कि पता नहीं इसमें कौन सी इम्प्रूवमेंट है जो रिसर्चर बताना चाहता है, कि फिजिकल इम्प्रूवमेंट है या मेंटल इम्प्रूवमेंट है। तो रिसर्च क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि स्पेसिफिक होना चाहिए। तो द मोर स्पेसिफिक योर रिसर्च क्वेश्चन द बेटर। एड्रेस एन इम्पोर्टेंट एंड रेलिवेंट इशू। अपने रिसर्च क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट चीज़ें हैं उसको अटैच करें, उस पर फोकस करें रिसर्च क्वेश्चन लिखते हुए। जी, बी नॉवल। नॉवेल्टी हो
आपके रिसर्च क्वेश्चन में घिसा पिटा सा ना हो, ऑलरेडी बीच में चीज़ें ना चल रही हों, थोड़ा सा यूनिक टाइप, नोवल टाइप का हो और ज़्यादा फोकस किया गया हो। अ गुड रिसर्च स्टडी विल हैव सम न्यू एस्पेक्ट that had never previously been examined. However, this does not mean that one should avoid replicating past research. ये याद रखें, not only the replication a good way to identify the appropriate research methodology, it is also required to reinforce or negate the validity of other scientific findings. याद रखें आप कि आपका, वो मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका जो नॉवल टाइप का रिसर्च क्वेश्चन हो, थोड़ा सा यूनिक टाइप हो, कोई नई चीज़ बीच में हो जो आप लाना चाह रहे हो, घिसी पिटी चीज़ें ना हो। बी प्रैक्टिकल, आपके जो रिसर्च क्वेश्चन है ऐसे स्टेटमेंट पे हो जो प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन में आ सके, जो अप्लाई करना आसान हो, तो आपने इस तरह के रिसर्च क्वेश्चन को लेना है। बी विद आ रीजनेबल स्कोप, और उसका कोई रीजनेबल स्कोप भी नज़र आए, अपने पास से नहीं है, बल्कि ये आपको तब समझ आएगी जब आप लिटरेचर रिव्यू पे फोकस करेंगे। तो लिटरेचर रिव्यू आपको इसमें ज़्यादा गाइड करता है रिसर्च क्वेश्चन बनाने में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अ स्टडी दैट सीक्स टू आइडेंटिफाई द प्रेवलेंस ऑफ आई डिजीज इन अ स्पेसिफिक विलेज इज मोर लाइकली टू सक्सीड देन अ comparable study that seeks to identify eye disease prevalence in the world population. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी, तो इनमें फ़र्क है। जब आप चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, या जिसमें इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं क्वालिटेटिव में। लेकिन जब आप नंबर की बात करते हैं, डिजिट की साइड पे आते हैं, हाउ मच की तरफ आते हैं, हाउ मैनी की तरफ आते हैं, तो तब आप क्वांटिटेटिव स्टडी की तरफ आते हैं। तो ये मिक्स भी हो जाती हैं, एक टॉपिक के अंदर दोनों रिसर्चर जो है दोनों चीज़ों को भी कंबाइन कर लेता है। कैसे करता है? जैसे उसने 10 लोगों का डाटा लिया, ये तो हो गया क्वांटिटेटिव। अब 10 लोगों ने क्या व्यूज दिए हैं वो अब वो डिस्क्राइब कर रहा है, ये उसकी होगी क्वालिटेटिव। तो इस तरह से वो मिक्स भी कर लेता है। तो ये टेक्निक्स हैं जो आपको प्रपोजल के टॉपिक्स में मैं आपको गाइड कर चुका हूँ, तो उसी लेक्चर को आप दोबारा सुन लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ये याद रखिएगा कि क्वालिटेटिव में अगर आप क्वेश्चन ईयर पर फोकस करते हैं तो फिक्स एंडेड क्वेश्चन क्वालिटेटिव में नहीं होता। तो फिर आप क्या करते हैं, जो इंटरव्यू है जैसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, ये इंटरव्यू जो हैं ये क्वालिटेटिव में आ जाते हैं क्योंकि ये ओपन एंडेड होते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, डाटा को स्पैन करते हैं और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो क्वांटिटेटिव में क्या है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ डाटा आप ले सकते हैं क्वांटिटेटिव के व्यू से, तो ये याद रखें आप। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जिसकी आपको समझ ना आएगी। ये इसमें यहाँ पे बताया भी हुआ है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें फिक्स एंडेड क्वेश्चन है, तो इस तरह से है। जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी ऑलरेडी आपको बताया है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसका अफेक्ट होता है वो है जो वो अपनी स्टडी में चेक भी करना चाह रहा होता है या जो कंट्रोल करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल जिस पर इफेक्ट होता है, जैसे आप कहते हैं कि स्टूडेंट्स रीडिंग स्किल कैन बी अफेक्टेड बाय लाइट प्रॉब्लम। अब इफेक्ट किसका होगा रीडिंग स्किल पर? लाइट का। तो लाइट क्या है? इंडिपेंडेंट। और इफेक्ट होगा किस पर? रीडिंग पर। तो रीडिंग क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद है कंट्रोल ग्रुप है। तो कंट्रोल ग्रुप में
आप, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है कंट्रोल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो है जो आप शामिल कर रहे होते हैं, कंट्रोल ग्रुप वो है जिसकी वजह से आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को चेक कर रहे होते हैं। तो अब क्या है, द सेट ऑफ पार्टिसिपेंट हु डू नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट, यानी कंट्रोल ग्रुप को आप कोई सजेस्ट नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते, आप उनको आज़ाद रखते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं होती। तो ये भी याद रखें आप। लेकिन जो पाबंदियां लगाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होती है, वो सारी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे होती हैं, उनको सारी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं जो जो भी करना होता है। तो ये भी याद रखें। और आप जो रिजल्ट रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की बेस पे करते हैं, क्योंकि डाटा आपने उसको लिया है, फोकस उस पर किया है। उसके बाद है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? ये एक ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा फिनोमिना होता है जो आने वाले वक्त में आप उसके बारे में बताते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं जिनके आपस में रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो ये रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, याद रखें आप। गलत भी हो सकता है हाइपोथेसिस आपकी स्टेटमेंट, और सही भी हो सकती है, डोंट वरी, दोनों ही चलती हैं। तो ये हाइपोथेसिस ये आप इसलिए लिखते हैं ताकि आपको पता चले कि मैं जो रिसर्च कर रही हूँ, जब मेरे रिसर्च के रिजल्ट आएगा उसके बेस पे हमें पता चलेगा कि मैंने जो स्टेटमेंट बनाई है, जो मैं रिलेशनशिप शो करना चाह रही थी, वो गलत हुई या सही हुई। तो वो आपकी हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट होगी। प्रिडिक्टेबल स्टेटमेंट होती है किसी फिनोमेना की जो आप अपनी रिसर्च में लाते हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल्स हैं। तो इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ ले, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। जी।